साथियों नमस्कार। आज हम राजस्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो भारत के वित्तीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आइए देखें, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि को एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। बजट एक लेखपत्र है। तो सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का। तो बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट का अर्थ है। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट को तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो 1977 में अपनाया गया। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया? 1987-88 में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? आंध्र प्रदेश। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो शून्य आधारित बजट का यदि मतलब देखें तो शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किया जाता है। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी जो आंकड़े होते हैं उनका कोई महत्व नहीं दिया जाता और इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है। प्रत्येक प्रबंधक का यह दायित्व होता है कि वह बताए कि किस प्रोजेक्ट या योजना में रुपया खर्च करना क्यों जरूरी है तथा यदि इस प्रोजेक्ट या योजना को शुरू नहीं किया गया तो इस प्रकार की हानि होगी। तो अर्थात जब तक कार्य अथवा परियोजना का औचित्य नहीं दिया जाता तब तक नया पैसा जारी नहीं किया जाता। और अर्थात इस प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि प्रत्येक मैनेजर या मंत्री इस पर बात का सबूत देने का भार डाले गया है कि वह यह बताए कि उसे धन क्यों व्यय करना है। और ये रही हमारी शून्य आधारित बजट व्यवस्था के का मतलब। और इसको सबसे पहले पीटर पायर ने दिया था और इस बजट को 1970 के दशक में जो है सबसे पहले शुरू किया गया। तो अपने यहाँ जो है 87-88 में शुरू किया गया। तो 70 के दशक में अमेरिका में शुरू किया गया और मूलतः यह जो है सर्वप्रथम कब अपनाया गया? 77 में। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है तो केंद्रीय आयोजनों के बारे में। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है तो निगम कर से। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है तो गैर योजना व्यय का अंग नहीं है विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु तो आवंटन। बाकी प्रतिरक्षा व्यय, परिधान का भुगतान, ब्याज भुगतान, ये सब गैर योजना व्यय के अंग हैं। बाकी विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु तो आवंटन ये गैर योजना व्यय के अंतर्गत नहीं आते। तो यदि हम देखें योजनागत व्यय को तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले सभी व्ययों को योजनागत व्यय कहते हैं। और जिसमें बिजली उत्पादन हो गया, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास, सड़कों, पुलों, नहरों इत्यादि का निर्माण, ये जो है किसके अंतर्गत आएगा? योजना व्यय के अंतर्गत। गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आएगा कि योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी प्रकार के जो व्यय सम्मिलित होते हैं वो जो है किसके अंतर्गत आएंगे? गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आएंगे। और यदि देखें जो है तो यह मोटे तौर पर सरकार का राजस्व व्यय है और हालांकि इसमें पूंजीगत व्यय भी शामिल है और इसमें सभी व्यय शामिल हैं। और देखें अगर हम इसका विवरण देखें तो गैर योजना व्यय जो है एक बड़ा
हिस्सा प्रकृति अनिवार्य में होता है। और ब्याज भुगतान, पेंशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को वैधानिक हस्तांतरण करने में। तो ये जो है व्यय की जो सबसे बड़ी मदें होती हैं गैर योजना व्यय की, ये देखें तो ब्याज भुगतान और ऋण सेवा, रक्षा व्यय और सब्सिडी, रक्षा सेवाओं के लिए और राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों ही खर्च किए जाते हैं। तो कौन कौन से? ब्याज भुगतान में, ऋण सेवा में, रक्षा सेवा में, सब्सिडी में। तो ये सब, और ब्याज भुगतान में पेंशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण में। तो ये सब गैर योजनागत के अंतर्गत आएंगे। गैर व्यय योजना, तो इसमें से कौन नहीं था? डी विकल्प। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है तो आयकर, प्रशुल्क कर, संपत्ति कर, केंद्रीय आबकारी कर का। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय आबकारी कर। तो केंद्रीय आबकारी कर क्या होता है? जैसे उत्पाद शुल्क होता है तो उत्पाद शुल्क या आबकारी कर कहते हैं। तो एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। कर विनिर्माण पर लगाया जाता है, तो जैसे ही वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क देय हो जाता है। और यह विनिर्माण पर लगाया गया कर है जो विनिर्माता हैं उनके द्वारा अदा किया जाता है। जो अपना कर भार ग्राहकों पर डाल देता है। उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? कि वे वस्तुएं जिन्हें केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 में संलग्न पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनमें नमक भी शामिल है। तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? केंद्रीय आबकारी कर के अंतर्गत, यानी एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है तो कारपोरेट कर से। संघीय बजट को अधिकतम आय कारपोरेट कर से प्राप्त होती है। कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? उत्पाद शुल्क, आयकर, कारपोरेट, व्यापार कर। तो यह जो है संघ सरकार का स्रोत नहीं है। और 14वें क्वेश्चन में देखें तो संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है कारपोरेट कर से। तो कारपोरेट के बारे में चर्चा कर लें। कारपोरेट टैक्स क्या है? किसी कारपोरेशन, कंपनी या निगम या निकाय के लाभों पर टैक्स, तो वो जो है कारपोरेट टैक्स के अंतर्गत आएगा। करों का भुगतान कंपनी की कर योग्य आय जिसमें बिक्री हुई वस्तुओं की, जो बिकी हुई वस्तुएं हैं, जो बिक गई हैं, जिसमें बिकी हुई वस्तुओं की लागत, यानी लागत को छोड़कर, जो बिकी हुई वस्तुओं की लागत छोड़कर राजस्व, साधारण और प्रशासनिक, तो व्यय, विक्रय एवं मार्केटिंग, अनुसंधान एवं विकास, अवमूल्यन और अन्य कारपोरेटिंग लागत शामिल है, वो कारपोरेट टैक्स के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें बिकी हुई वस्तुओं की लागत, यानी जो बिकी हुई वस्तुएं उसका लागत छोड़कर जो राजस्व प्राप्त होता है वो साधारण और प्रशासनिक, जैसे जो है आपने जो वस्तु बनाई वो तो ठीक है, उस वस्तु की जो लागत है वो ठीक है, उसके अतिरिक्त जो आप लाभ कम प्राप्त किए वो भी इसमें आएगा। साधारण और प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं मार्केटिंग, अनुसंधान एवं विकास, अवमूल्यन और अन्य ऑपरेटिंग लागत जो है इसमें शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर से। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटे का। कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? आयकर, कारपोरेट कर, उत्पाद शुल्क, कृषि आयकर जो है ये साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। तो यानी कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को। राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? तो कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, ये किसके अंतर्गत आएंगी? राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आएंगी। भारत जैसे अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प हैं, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में
जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे तो कर आय से प्राप्त करने के लिए, यानी जो अविकसित देश हैं जैसे भारत जैसे जो अभी विकासशील अवस्था में हैं, तो किससे अधिक आय प्राप्त करना है? कर से अधिक आय प्राप्त करना है, तो कर आय इसमें सही हो जाएगा। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, तो ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडबैट का संबंध है तो बिक्री कर से। राजकोषीय घाटा है तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आएगा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजस्व घाटा, आय व्यय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा। तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में जिसका अधिक योगदान है वो राजकोषीय घाटा है। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? 1957 ईस्वी से। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो सेवाओं पर कर। संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? तो कृषि भूमि पर आयकर। यदि सरकार का 1 अप्रैल तक पारित ना हो सके, यानी जो बजट है वो 1 अप्रैल तक पारित ना हो सके, तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो लेखा अनुदान के आधार पर। लेखा अनुमोदन यानी वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती, यानी आवत कहाँ से होगी, आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है और इनमें से कौन सा सही है। तो लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, और जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यह जो है हमारा विकल्प सही हो जाएगा कि बजट में सरकार के बजट में लेखा अनुमोदन के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें से बताना है कि मूल्य आधारित कर यानी वैट की विशेषता नहीं है, तो यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया कर है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ता को करना होता है। और जबकि सी विकल्प हमारा सही है। बाकी यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया गया कर है। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है तथा और राज्य सरकार का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। जबकि अब जो है आप जानते ही हैं कि जीएसटी का सिस्टम लागू हो गया है 2017 से, तो गुड एंड सर्विस टैक्स, और ये क्या था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और जिसमें जो है ये समाहित हो गया है जीएसटी के अंतर्गत। तो एक तरीके का यह उपभोग कर था। किसी भी मूल्य पर जो एक उत्पाद में जोड़ी जाती है, यानी बिक्री कर के विपरीत वैट उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच मार्ग की संख्या में के संबंध में तटस्थ है, और जहां बिक्री कर प्रत्येक चरण के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। जैसे अमेरिका में क्या होता था कि बहुत सारे देश जो है बिक्री कर सिर्फ अंतिम उपभोक्ताओं या अंतिम बिक्री पर लगता था, और अंतिम उपयोग जो करता रहता था उपयोग कर, इस तरह वह थोक या उत्पादन स्तर पर कोई बिक्री कर नहीं दिया जाता था। तो इसी को जो है इसका परिणाम जो है इसी तरीके से है। तो वैट एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर है। हमने बताया कि जीएसटी जिस तरीके से है इस रूप में कि कर को ऐसे किसी से एकत्र किया जाता है जो कर का पूरा खर्च नहीं उठाते हैं। तो ये हमारा रहा वैट, जिसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि वैट का क्या अर्थ है। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है। और अब वैट किस सीमा तक लग रहा है? जैसे यदि कोई व्यक्ति है, किसी वस्तु और सेवा आपूर्ति कर का वार्षिक टर्नओवर 5 लाख होता है, तो वहाँ जो है
वैट भरने का पंजीकरण होता है, जो अब जीएसटी के रूप में है। तो ये रहा हमारा वैट। और जैसे हम देखें वैट और जीएसटी में अंतर क्या होता है, तो वैट प्रणाली कराधान की एक सारांश आधारित प्रणाली है, जिसमें माल के विक्रेता को विशेष अवधि के अंत में रिटर्न जमा करना होता है। और जीएसटी में क्या होता है कि एक लेन देन आधारित कराधान प्रणाली है। उसमें क्या था कि एक सारांश आधारित प्रणाली थी कि उसमें लास्ट में आपको जो है कर देना था। इसमें क्या है कि लेन देन आधारित कराधान प्रणाली है। और वैट के मामले में विक्रेता राज्य राजस्व एकत्र करता है, जबकि जीएसटी के मामले में हम देखते हैं तो राजस्व का संग्रह उपभोक्ता राज्य द्वारा किया जाता है। तो चूंकि जो है राज्य द्वारा वसूला जाता है, बाकी इसकी एक जीएसटी फोरम है, जो जीएसटी कमेटी है, वो जो है इसका वितरण करता है, यानी राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा करता है। भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है तो वार्षिक बजट स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। भारत के में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, तो जेम्स विल्सन ने। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निगम कर। और कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर। तो मार्ग कर जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है, तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर, ये जो है केंद्रीय कर से संबंधित हैं। उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। भारत में कृषि आयकर का लगाया जा सकता है तो राज्य सरकारों द्वारा। कौन सा निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है, तो विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो इसमें जो है संपदा कर है। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन राजकोषीय नीति का उद्देश्य में शामिल नहीं है। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर सब्सिडी यानी इमदाद के कारण अधिकतम है, तो तेल। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकार में वितरित नहीं किया जाता, तो सीमा शुल्क। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1994-95। सेनवैट का संबंध किससे है, तो उत्पाद शुल्क से है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्व से जुड़े हुए। आगे भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।